हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम विज्ञान लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो चैप्टर नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन के आज हम आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। यानी कह रहा है कि कोई धावक जब दौड़ता है तो जब दौड़ समाप्त होता है तो सामान्य से अधिक तेजी से सांस लेता है और गहरी सांसें क्यों लेता है, यानी जल्दी जल्दी सांस लेता है और बड़ा बड़ा सांस लेता है, क्यों। तो जवाब देना है, जब कोई धावक दौड़ता है तो उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब दौड़ता है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। अतः धावक ऊर्जा के पूर्ति के लिए सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेता है। यानी कहने का मतलब है कि धावक जब दौड़ समाप्त करता है तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए धावक जो है क्या करता है, तेजी से क्या करता है, अधिक तेजी से सांस लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए और ऊर्जा मिले। ठीक है ना। तो इसीलिए धावक जो है क्या करता है, तेजी से सांस लेता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। दोनों बताना है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता क्या है और अंतर क्या है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में आगे समानता देख लीजिए, समानता क्या है। तो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होता है, ये दोनों में समानता है। यानी वायवीय श्वसन में भी ऊर्जा निर्मुक्त होता है, अवायवीय श्वसन में भी ऊर्जा निर्मुक्त होता है। ठीक है, पहला समानता। दूसरा समानता हो गया, दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। यानी अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों जो है ये कैसा श्वसन है, तो कोशिकीय श्वसन है। ठीक है, ये दोनों का समानता हो गया। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में होता है, इसलिए ये भी समानता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता क्या है, आप समझ लिए कि दोनों में ऊर्जा निर्मुक्त होता है, दोनों कोशिकीय प्रक्रम है, दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ठीक है, अब अंतर देखते हैं, अंतर क्या क्या होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, वायवीय श्वसन में क्या होता है कि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह मतलब वायवीय। ठीक है ना, वायवीय प्रक्रम जो होता है वो किसके उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। जबकि अवायवीय प्रक्रम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, दोनों में अंतर हुआ। वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ये दोनों का पहला अंतर। दूसरा अंतर, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी इसमें पूरा पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें पूरा पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये दोनों का दूसरा अंतर हुआ। ठीक है, और दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निर्मित होता है, क्यों, देखिए इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसमें ऊर्जा अधिक निकलती है। ठीक है ना, तो इस प्रक्रम में क्या होता है कि अधिक ऊर्जा निकलती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि कम ऊर्जा निकलती है। ठीक है, याद रखना है। वायवीय श्वसन में होता है, यह मतलब समझिएगा, वायवीय वायवीय प्रक्रम में माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों होता है। वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और कोशिका द्रव भी होता है।
लेकिन अवायवीय प्रक्रम में केवल कोशिका द्रव होता है। ठीक है, ये अंतर हुआ दोनों में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब हम जहाँ ज्यादातर धूल उड़ते रहता है और वहां सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाता है। छींक क्यों आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तर दीजिएगा, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो ये कण हमारी नसा गुहा नासा गुहा में उपस्थित रोमों में, नाक में जो होता है बाल होता है, जेरा हम कहते, जिसको हम कहते हैं रोम, रोमों में फंस जाते हैं। ठीक है ना। परंतु क्या होता है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो जो धूल में कण होता है वो हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में क्या होता है, फंस जाते हैं। परंतु कभी कभी ये कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना फंस के क्या होता है कि नासा गुहा के भी पार चला जाता है। तो नासा गुहा के जब पार चला जाएगा तब ये गुहा के कोमल परतों को उत्तेजित कर देते हैं। जब ये अंदर चल जाता है तो अंदर के जो कोमल जो भाग होता है उसे क्या करता है, तो उत्तेजित कर देता है, जिस कारण हमें क्या होता है, छींक आती है। और छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाता है। जब हम छींकते हैं तो जो अवांछित कण यानी जिसको हमको जरूरत नहीं था वो भी अंदर चल गया, वह वायु के साथ क्या होता है, बाहर चला आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन पस तीन प्रख नलियां लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। 3 प्रख नलियां लीजिए, प्रत्येक में 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। 3 हम प्रख नली ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है उस प्रकार से कर लेते हैं। 3 हम प्रख नली ले लेते हैं, 1 2 3। इसे जल से 3/4 भाग भर लेना है, यानी 4 के 3 भाग में क्या कर देना है, जल से भर लेना है। ठीक है, और इसका आगे पढ़िएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका नाम रख लीजिए ABC। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 3 प्रख नली लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। जल से भर दिए हैं, इन्हें ए बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। ABC लिख दिए हैं। परख नली ए में घोंघा रखिए, याद रखिएगा। परख नली में ए में क्या कह रहा है कि घोंघा रखिए। परख नली बी में कोई जलीय पादप यानी जल में रहे वाला पेड़ रखिए, और सी में घोंघा रखिए और पादप रखिए, यानी सी में दोनों रखना है। तो किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, यानी केरा में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होगा। तो पहला परख नली में तो हमको क्या रखना है, ए परख नली में घोंघा रखना है। अब कोई भी जो जीव होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो क्या होगा कि वहां पहला परख नली में जब हम घोंघा को रखेंगे तो वह जल में से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसलिए परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि कह रहा है बी में, देखिए बी में कोई जलीय पादप रखिए, बी में पेड़ रखना है। बी जो हम परख नली बनाए उसको में क्या रखना है, तो पेड़ रखना है। तब पेड़ तो जल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता ना है जी, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगा, यहाँ क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर ही क्या होगा, पहला वाला ए में घोंघा रखे हैं तो घोंघा जो है ऑक्सीजन छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये चलते यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ए वाला में ज्यादा होगा। लेकिन बी वाला में जब हम पेड़ लगाए हैं तब पेड़ लगाए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेगा, ये चलते यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगा। और सी में कह रहा है कि घोंघा और पेड़ दोनों लगाइए, तो यहाँ क्या होगा कि दोनों संतुलित रहेगा। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और उसमें जो पादप है वह क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो अब आते हैं हम जो चित्र बनाए थे उस पे ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि ए वाला में हमको खाली घोंघा रखना है। क्या रखना है, घोंघा। तो घोंघा क्या होता है कि घोंघा ऑक्सीजन लेगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इस चलते यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। ये बी वाला में क्या है कि बी वाला में पेड़ है, ठीक है ना, तो पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इस चलते एरा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा, लेकिन हमको पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और इसमें पेड़ भी है और घोंघा भी है, इस चलते एरा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा संतुलित रहेगा, काहे कि एक छोड़ेगा और एक ग्रहण करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पहला में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्नली ए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि घोंघा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड घोंघा छोड़ते रहेगा, तो ए वाला प्रश्नली में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। बी में क्या था, तो बी में तो पेड़ था, जलीय पौधा, तो इसमें जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेगा, यानी बी वाला क्या कह रहा है कि बी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रहेगा, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जलीय पौधा है तो इस्तेमाल कर लेगा, यानी ग्रहण कर लेगा, तब बी वाला प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। ठीक है, और सी प्रश्नली में देख लेते हैं। तो सी प्रश्नली में क्या होगा कि इसमें घोंघा और पादप दोनों है ना, घोंघा और पादप दोनों होने से घोंघा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। तो क्वेश्चन मुख्य रूप से था कि सबसे ज्यादा सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड के किस में होगा, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, तो ए में होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है, यानी तिलचट्टा के शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वसन रंध्रों द्वारा। ठीक है, श्वास रंध्रों द्वारा, श्वास आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से का के आंसर जो होगा उगा हो जाएगा, यानी 3 नंबर होगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है वो वह है। जब देखते हैं कि अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो टांग हाथ पैर जो होता है सब क्या होता है, ऐंठन होने लगता है, यानी दर्द देने लगता है। तो किसके संचय के कारण होता है, तो जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है, हमारे ज्यादा व्यायाम करने से ऐंठन होने लगता है टांगों में। तो इस प्रकार से आंसर आपको दू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी समान वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो जो कोई समान व्यक्ति है जो आराम से विश्राम फरमा रहा है, तो उसका औसत श्वसन दर जो होगा वो प्रति मिनट 15 से 18 बार श्वास लेगा। ठीक है, तो एक समान व्यक्ति विश्राम कर रहा है तो उसका श्वसन औसत दर क्या होगा, तो 1 मिनट में 15 से 18 बार या 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है उच्च श्वसन के समय पसलियां, तो उच्च श्वसन जो होता है, तो उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती है, तो बाहर की ओर गति करती है। 2 नंबर ऑप्शन है नीचे की ओर गति करती है। 3 नंबर ऑप्शन है ऊपर की ओर गति करती है। 4 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल नहीं करती है। तो उच्च श्वसन में क्या होता है कि उच्च श्वसन में श्वसन छोड़ा जाता है, ठीक है ना, छोड़ता है तो इसका पसलियां जो है वो कहाँ गति करता है, तो नीचे की ओर गति करता है। तो इस प्रकार से आपको घ के आंसर दू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए, यानी मिलान करना। यस्ट जो है, यस्ट पहला आपको देखिए यस्ट है, यस्ट किस में होता है, तो यस्ट होता है एल्कोहल में। ठीक है, तो इस प्रकार से का को आपको मिला लेना है 3 में। डायफ्राम यानी
मध्य डायफ्राम यानी क्या हो गया, मध्य पट, ठीक है ना। तो डायफ्राम यानी मध्य पट जो होता है ये होता है वृक्ष गुहा में, ठीक है। इस प्रकार से ये मिल जाएगा 4 में। त्वचा, केचुआ जो है ये त्वचा से श्वसन लेता है, ये चलते ग मिल जाएगा 1 में यानी केचुआ में। पत्तियां, पत्तियां में आप पढ़े हैं कि पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसी से श्वसन होता है, यानी घ मिल जाएगा 5 में। मछली, मछली जो है गलफड़े से सांस लेता है, जिसको हम क्लोम कहते हैं। तो मछली किससे सांस लेगा, क्लोम से, यानी च मिल जाएगा 2 नंबर में। और मेढक जो होता है, मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस लेता है, इसीलिए तो मेढक जल और स्थल दोनों पर रहता है, ठीक है ना। जब मेढक जल में रहता है तो वह फेफड़ा के द्वारा त्वचा लेता है, और स्थल पर रहता है तो वह त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक एक्स्ट्रा है, समझ गए। तो ये आपका 6 हो जाएगा 6 नंबर में। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। पहला नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। जब व्यायाम करता है अत्यधिक, आप सोचिए कि आप जब दौड़ते हैं तो सांस धीरे धीरे लेते हैं, तो नहीं, सांस तेजी से लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन ये कह रहा है धीमा हो जाता है, तो ये आपको क्या होगा, गलत होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, ये तो सही है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये अभी तक सही है। जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो नहीं, श्वसन 24 घंटा होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। लेकिन पेड़ पौधा में श्वसन जो होता है वो 24 घंटा तक, दिन और रात दोनों होता है, ये कह रहा है केवल रात्रि में होता है, तो नहीं, इसलिए ये भी क्या है, खा भी गलत है, ठीक है ना। ग नंबर, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ा से भी श्वसन लेता है, तो हाँ, अभी पढ़े हैं कि मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से श्वसन लेता है, इसलिए ग सही होगा, ठीक है। का आपको गलत है, ग सही होगा। मछलियां में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो मछली में श्वसन के लिए फेफड़ा नहीं होता है बाबू, मछली में श्वसन के लिए गलफाड़ा होता है, जिसको क्लोम कहते हैं। तो फेफड़ा द्वारा नहीं, किसके द्वारा होता है, गलफड़ा द्वारा ही श्वसन करता है, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा। अंतः श्वसन के समय वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो अंतः श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, तो ये सही है। अंतः श्वसन में क्या होता है, हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं तो देखिएगा जो आपको छाती जो होगा वो क्या होता है, फैलता है, यानी आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए आपका च भी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है। दी गई पहेलियों में प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णमाला अक्षर संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में, हाँ, ये जा सकती मेन पॉइंट है। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में, यानी ऊपर नीचे अथवा विकर्ण, विकर्ण के मतलब हो गया ऐसे ऐसे भी, ठीक है ना, ऊपर ऐसे ऐसे हो गया या ऐसे ऐसे भी, कैसू मिलना चाहिए, ठीक है। यही आपको मुख्य रूप से है। तो आगे इसको हम अच्छा से बड़ा सा ले लिए हैं। अब क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन क्या है, हम उत्तर भी लिख लिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कीटों की वायु नलिया। तो कीटों की वायु नलियां जो होता है उसे हम कहते हैं श्वास प्रणाली, क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस श्वास प्रणाली उत्तर लिख लेना है और इसमें खोज के आपको मिला लेना है कि श्वास प्रणाल आखिर मिलेगा कहाँ। तो देखिए यहाँ से आपको मिला लेना है श्वास प्रणाल, ये आपको पहला हो गया श्वास प्रणाल, ऐसे करके आप 1 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पहला के उत्तर हो गया। फिर आप देख लेते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृक्ष गुहा को घेरे गए हड्डियों की संरचना जो होता है, वृक्ष गुहा के जो घेरे हुए रहता है वो हड्डी जो
उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम पसलियाँ कहते हैं। अब इसमें खोज लेना है आपको पसली कहाँ पे बनेगा, ठीक है? तो हम कलर थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करके इसको बताते हैं। तो पसलियाँ देखिए यहाँ से आपको कर लेना है पसलियाँ, ये आपको हो गया 2 नंबर, ठीक है? इस प्रकार से घेरते जाना है अच्छा से, 2 नंबर हो गया। फिर 3 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष गुहा के पेशीय तल, वृक्ष गुहा के पेशीय तल जो होता है उसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ देख लीजिए डायफ्राम कहाँ बनेगा? तो इसमें आ जाते हैं और कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करने के बाद अब इसमें खोजिए कि डायफ्राम कहाँ बनेगा? तो डायफ्राम 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 देख लीजिए, हाँ ये देखिए डायफ्राम, ये आपको हो गया 3 नंबर, ठीक है? अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 कहता है पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छेद जो होता है उसे हम बताए हैं कि क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब यहाँ देखिए रंध्र कहाँ बनेगा? तो देखिए र और ध यहाँ दिया हुआ है, इसे कह देंगे रंध्र, ठीक है? ये आपको हो गया कितना नंबर? तो आपका ये हो गया 4 नंबर, ठीक है? अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कीट के शरीर के पार्श्व भाग के छोटे छिद्र, कीट के जो पार्श्व भाग जो होता है उसके छोटे जो छिद्र होता है उसे कहते हैं श्वास रंध्र। क्या कहते हैं? श्वास रंध्र, का कि उसी से श्वास लेता है इसलिए श्वास रंध्र कहते हैं। तो इसका श्वास रंध्र कहते हैं, तो श्वास रंध्र देखिए यहाँ से टी बना लेंगे, श्वास रंध्र, हाँ यहाँ से टी देखिए ये आपको हो जाएगा श्वास रंध्र, ठीक है? तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मनुष्यों के श्वसन अंग, तो ये तो आप अपना श्वसन अंग जानवे करते हैं कि हम श्वास लेते हैं किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। अब मनुष्य के श्वसन अंग यानी फेफड़ा यहाँ जाके खोज लीजिए, तो फेफड़ा कहाँ बनेगा? तो फेफड़ा देखिए ये लिखल है फेफड़े, फेफड़े ये आपको हो गया आंसर और ये आपको हो गया 6ठा नंबर, ठीक है? 6ठा नंबर आप फेफड़ा भी खोज लिए। 7 नंबर अब देखिए वे छिद्र जिसमें हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन करते उसे क्या कहते हैं? तो ओरा कहते हैं नासा द्वार, ठीक है? क्या कहते हैं? नासा द्वार। अब खोज लेते हैं एरा में नासा द्वार कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, तो नासा द्वार कहाँ होगा? तो यहाँ देखिए नासा द्वार, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? फिर अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो 8 कह रहा है एक अवायवीय जीव के नाम बताइए। तो एक अवायवीय जीव क्या होता है? यष्ट होता है। ये आपको दिया हुआ नहीं है यष्ट, क्वेश्चन आंसर हम लिख लिए हैं, ठीक है ना? तो आप भी इसको आंसर ऐसे करके लिखते जाइएगा फिर वहाँ खोजिएगा। तो 7वां नंबर कह रहा है एक अवायवीय जीव जो होता है क्या होता है? तो यष्ट होता है। अब यष्ट यहाँ आके खोजिए कि यष्ट कहाँ है, और कलर तो जितना था उसका प्रयोग कर लिए और फिर भी कोई कलर देख लेते हैं, ले लेते हैं यष्ट। तो यष्ट देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा यष्ट, ये आपको हो गया केमा नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर की जगह 10 दे दिया है गलती से, 9 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव कौन है? तो यह है तिलचट्टा। और तिलचट्टा यहाँ देख लेते हैं मैं कहाँ है जो इस टेबल में, तो इस टेबल में देखिए तिलचट्टा लिखा हुआ है, हाँ यहाँ आ जाइए तिलचट्टा, ये हो गया आपका 9 के आंसर। और इस प्रकार से ये डायग्राम वाला पूरा क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से आपको देना है और अच्छा से इसको बनाना है, ठीक है? अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो अगला नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्यों? आप भी कहीं जाते होंगे तो अपने साथ पानी ले जाते हैं, पानी क्यों ले जाते हैं?
क्योंकि वहाँ पानी उपलब्ध या तो नहीं होगा या पानी के उपलब्धता वहाँ बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होता, ये तो गलत है कि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचा पे वायु नहीं होता है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होता है, ये आपको सही जवाब होगा, ठीक है। अब ग घ पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्नावली जो 6 है उसका आप पूरा पूरा सही सही उत्तर दे सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को पास शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।